सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। कोई और बताएगा कुछ? हाँ बेटा, कोई और कुछ बताएगा इसके बारे में? when more products are mixed. टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। और कुछ बताएगा कोई? टेल मी बेटा, कोई और कुछ बताएगा? ठीक है, सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आप मिक्सचर को देखो। एक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। टू और मोर कंपोनेंट्स। एक मिक्सचर क्या होता है? आपने दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया, तो एक दो कंपाउंड या थ्री कंपाउंड जितने भी आपने मिक्स किए हैं, वो जो मिक्सचर आपने रेडी किया है, एक्चुअली ये मिक्सचर थ्री टाइप्स का होता है। मिक्सचर के थ्री टाइप्स होते हैं। उसका पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एंड ट्रू सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। सॉल्यूशन कहना और ट्रू सॉल्यूशन कहना एक ही बात है। मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ये मिक्सचर का दूसरा नाम है। और मिक्सचर का ही एक तीसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। दिस इज सस्पेंशन। तीनों ही मिक्सचर हैं। ट्रू सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी अपने आप में एक मिक्सचर है, और सस्पेंशन भी अपने आप में एक मिक्सचर है। जब भी आप दो चीजों को मिलाते हो, जब भी आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो, तो मिक्सचर तैयार होता है। और वो मिक्सचर तीन तरह का हो सकता है। इट कैन बी आइदर ट्रू सॉल्यूशन, इट कैन बी ए कोलाइडल सॉल्यूशन, और इट कैन बी ए सस्पेंशन। आप कैसे पता करोगे कि आपका मिक्सचर कैसा है? वो ट्रू है या वो कोलाइडल है या वो सस्पेंशन है, ये आप कैसे पता करोगे? तो पता करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है पार्टिकल्स का साइज। मिक्सचर का पार्टिकल साइज कितना है? ट्रू सॉल्यूशन बेटा वो होते हैं जिनमें मिक्सचर का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बहुत छोटा पार्टिकल है ये, इट्स लेस देन 1 नैनोमीटर। अब यह एक टर्म आ रहा है नैनोमीटर। कोई बताएगा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 10 की पावर -10। 10 की पावर -9। -10 तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ऑलवेज टेन की रिमेंबर, पावर -9 मीटर। हाँ, कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 0.0000 4 बार, फिर 0.0000 8 बार, फिर 0 और फिर 1, इतना मीटर। सोचो आप, क्या ये बहुत बड़ी यूनिट है? इज इट ए लार्ज वैल्यू? सर बहुत छोटी है। बहुत छोटी। बहुत छोटी। ए मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये एक बहुत छोटी लेंथ है, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, एक बहुत छोटा सा साइज है। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन या जिसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये वो होता है जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो। कोलाइडल कौन से होते हैं? कोलाइडल वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में हो। फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में हो तो पार्टिकल थोड़ा बड़ा हो गया, 1000 गुना बड़ा हो गया। अगर इसको मैं 1 नैनोमीटर बोलता तो ये 1000 नैनोमीटर है, यानी इससे ये 1000 टाइम्स बड़ा है। तो ये थोड़े बड़े पार्टिकल है, 1000 टाइम्स बिगर है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको बोलूंगा जिसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से
और 1000 नैनोमीटर की रेंज में हो। थर्ड टाइप आता है सस्पेंशन। ये वो होता है बेटा जिसका पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो, यानी ये काफी बड़ा साइज है। दे आर बिगर देन 1000 नैनोमीटर, उनसे भी बड़े हो, then they are called suspension. The most important point, a mixture can be classified under three categories on the basis of the size of particles of mixture. एक मिक्सचर के पार्टिकल साइज के बेसिस पर मिक्सचर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। नंबर टू इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड नंबर थ्री इज सस्पेंशन। True solutions are the mixture having particle size less than 1 nanometer, बहुत छोटा है। Colloidal particles are in the range from 1 nanometer to 1000 nanometer, and suspension are the mixture having particle size more than 1000 nanometer. ये 1000 nanometer से भी बड़ा होता है। तो पहला जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है पार्टिकल साइज। नंबर टू सर बेसिस होता है, हाँ बेटा, सर सस्पेंशन सर अपन लोग देख सकते हैं नेक्ड आई से। हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ। नंबर टू विजिबिलिटी। सेकंड जो बेस होता है वो होता है विजिबिलिटी, देखने की पॉसिबिलिटी। इसको समझो बेटा। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes and they cannot be seen by microscope. ये इतना छोटा पार्टिकल है कि ये आपको आंखों से नहीं दिखेगा और तो और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। तो ये वो पार्टिकल है जो आपको आईज से, जो आपको आंखों से नहीं दिखेगा और जो आपको माइक्रोस्कोप से भी, जो आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। इतना छोटा पार्टिकल है ये। नाउ कोलाइडल, ये थोड़े बड़े हैं, 1000 टाइम्स बड़े हैं। ये ऐसे पार्टिकल हैं जो आंखों से तो नहीं दिखेंगे भाई, जो नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, बट विद द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप दे कैन बी सीन। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दे आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। और सस्पेंशन, ये इतना बड़ा हो गया कि इसको आप आंखों से ही देख लोगे, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज द सेकेंड बेसिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिक्सचर दो तरह से बता दिया मैंने, एक नंबर ऑफ, एक तो साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर टू विजिबिलिटी। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल ऐसे हैं जो आंखों से तो नहीं दिखेंगे बल्कि माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। और बेटा सस्पेंशन वो होता है जो पार्टिकल आपको आंखों से ही दिख जाएगा। इट्स साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये काफी बड़ा साइज हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। एंड सर फिर ट्रू सॉल्यूशन sir. हम किस से देख सकते हैं? ट्रू सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज में लो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप, 1000x टाइम्स। लेकिन जो लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे आप इनको नहीं देख सकते। सर हाँ बेटा, सर फिर बनता कैसे है ट्रू सॉल्यूशन? यार ट्रू सॉल्यूशन नहीं पढ़ाना है अपने को, पूरा चैप्टर ट्रू सॉल्यूशन पे लूंगा मैं, चिंता मत कर। थर्ड देखो बेटा, थर्ड टाइप लेते हैं हम क्लासिफिकेशन का, दैट इज एक्चुअली नेचर। सॉल्यूशन का नेचर क्या है, मिक्सचर का नेचर क्या है। नेचर में बेटा अपने को दो बातें बोलनी है। क्या? या तो ये मिक्सचर होगा होमोजीनियस, एक वर्ड तो बोलूंगा होमोजीनियस, और एक वर्ड बोलूंगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या है, इसको समझाने के लिए सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनियस, इन दोनों का टेक्निकल क्या मीनिंग है समझो बेटा एक बार।
सपोज करो गर्मी के दिन चल रहे हैं, सपोज करो बेटा आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, 1 ग्लास वाटर, और उसमें शिकंजी बनाने के लिए आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी, अच्छे से घोल दी, 1 चम्मच चीनी को आपने अच्छे से घोल दिया। अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को अच्छे से घोल दो तो मीठा हो जाएगा ना ये सॉल्यूशन। उसको आपने पिया, आपको मीठा लगा, पीते पीते आप आधा ग्लास खत्म कर गए। आधा ग्लास खत्म करने के बाद जो सिप ले रहे हो आप, क्या उसमें मिठास बढ़ गई है या मिठास उतनी ही है जितनी पहली सिप में थी? उतनी है। उतनी ही है। उतनी और ही है। खत्म करते करते बॉटम पे आ जाओ आप, उतनी है। आप बॉटम की तरफ बढ़ रहे हो खत्म करते करते। ज्यादा हो जाती है। नहीं, अगर अच्छे से चीनी को घोला हुआ है तो ज्यादा नहीं होती, तो भी उतनी ही रहती है। तो अगर आपने 1 गिलास पानी में चीनी को घोल रखा है, आप फर्स्ट सिप ले लो तो उसकी मिठास, आधे ग्लास तक पहुंच जाओ तो उसकी मिठास, और बॉटम तक पहुंच जाओ तो उसकी मिठास चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। अब दूसरा केस लेते हैं। अब की बार आप क्या करो, 1 गिलास पानी में चीनी को घोलो, पर अच्छे से मत घोलो, थोड़ी सी चीनी को नीचे बैठने दो, बॉटम पर बैठने दो, बैठ जाने दो, अच्छे से मत घोलो। अब आप इसको पियो, फर्स्ट सिप मीठा लगेगा, पीते पीते बॉटम तक आ जाओ, क्या मिठास उतनी ही रहेगी? क्या मिठास उतनी ही रहेगी? नो। और बॉटम तक आ जाओ, क्या मिठास उतनी ही रहेगी और बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो आप देखो, स्वीटनेस, मिठास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक ही मिक्सचर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। ऊपर थे मिठास कम, हाफ पार्ट आ गया, आधा ग्लास हो गया, मिठास बढ़ गई, बॉटम पे पहुंच गया, मिठास और बढ़ गई। तो ऐसा फिनोमिना जो है, ऐसा मिक्सचर जो है, इसको मैं क्या बोलूं, इट्स होमोजीनियस या इट्स हेट्रोजीनियस? तो इट्स द केस ऑफ हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. ये हेट्रोजीनियस केस माना जाएगा। और जो पहला वाला केस था जिसमें मैंने आपसे बोला था अच्छे से चीनी घोल दो, सारा ढंग से घोल दो, जिसमें मिठास हर जगह बराबर थी, उस केस को बोलते हैं अपन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस। दैट विल बी होमोजीनियस। अब इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा होगा जिसमें पार्टिकल्स की यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हुई होगी, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुए होंगे? तो कौन सा वाला केस होगा, होमोजीनियस वाला या हेट्रोजीनियस वाला? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वाला। इसका मतलब हेट्रोजीनियस केस वो होगा जहां पर होमोजीनियस, जहां पर यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है। इफ देयर इज नो यूनिफॉर्म मिक्सिंग then mixture will be heterogeneous, and if there is uniform mixing then mixture will be homogeneous. मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो जहां अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, और जिसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। नाउ टेल मी ये क्वेश्चन, अच्छे से मिक्सिंग कब होगी? जब पार्टिकल साइज छोटे हो या जब पार्टिकल साइज बड़े हो? सर छोटे। पार्टिकल साइज छोटे हो। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी मिक्सिंग यूनिफॉर्म होगी, अच्छे से मिक्सिंग होगी। इसका मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस होगा। और जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा, देयर इज नो यूनिफॉर्म मिक्सिंग, और अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी तो फिर वो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस नहीं होगा, फिर वो सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस होगा। नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट ट्रू सॉल्यूशन? क्या लगता है आपको, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमो या हेट्रो? होमोजीनियस। इट शुड बी होमोजेनियस। होमोजीनियस। होमो। इसके पार्टिकल तो बहुत ही छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम है, और कोलाइडल और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं, 1000 गुना बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है। तो दे बोथ आर हेट्रोजीनियस। हेट्रो। हेट्रो, कोलाइडल भी हेट्रो होता है, सस्पेंशन भी हेट्रो होता है, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। इस चैप्टर में मैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की बातें
नहीं करूंगा, मैं सस्पेंशन की बातें भी नहीं करूंगा, मैं केवल किस मिक्सचर की बात करूंगा? ट्रू सॉल्यूशन। True एंड solution. ट्रू सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो हम कॉमन लैंग्वेज में ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलते, हम कॉमन लैंग्वेज में केवल सॉल्यूशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, बात sir. समझ में आई क्या? आपने कॉपी में क्या हेडिंग लिखा है? आपने कॉपी में हेडिंग लिखा है कंसल्टेशन टर्म्स ऑफ ए सॉल्यूशन, यही लिखा है ना हेडिंग? Yes, सब लोग sir. सुन लो, सब लोगों ने यही हेडिंग लिखा है ना, कंसल्टेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब पहले स्मॉल ए करके लिखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। स्मॉल ए करके लिखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। और ऐसा करके बेटा आप 3 टाइप शो कर दो जो मैंने लिखा हुआ है सामने, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सर डन। और इनकी तीनों प्रॉपर्टी लिख दो। फर्स्ट इज पार्टिकल साइज, सेकेंड इज विजिबिलिटी एंड थर्ड इज नेचर। तो इन तीनों में क्लासिफिकेशन कर दो, ट्रू सॉल्यूशन में क्या सीन है, कोलाइडल में क्या सीन है और सस्पेंशन में क्या सीन है। तीनों की विजिबिलिटी बता दो और तीनों की नेचर सर डन। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। सब लोगों को नोट करने दो बेटा, नए बच्चे नोट कर लो, आराम से नोट करो। सब लोग आराम से नोट कर लो फटाफट। इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के 3 टाइप्स हो सकते हैं, ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक बार मुझे सारे बच्चे बोल दो सर समझ में आ गया इतना हमको। आ गया सर। अब Yes, sir. नोट कर लिया सबने? Yes. सर कर लिया? Yes, sir. अब मैं आगे चलता हूं। सेकंड स्मॉल बी करके लिखो आप सॉल्यूशन। स्मॉल ए करके लिखा आपने टाइप ऑफ मिक्सचर, अब स्मॉल बी करके लिखो आप सॉल्यूशन। हाउ कैन यू डिफाइन ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अब देखो बेटा, स्मॉल बी करके आप लोग लिखो सॉल्यूशन। इसको समझ लो बेटा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आपको 3 बातें बोलनी है। ये तो आप समझ ही गए कि इसका पार्टिकल जो होगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। ये आप समझ ही गए कि ये आपको माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, आपको आईज से भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये भी आप समझ गए कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इट्स होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देते हैं तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज तो बतानी होती है आपको होमोजीनियस। इट्स ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components, ये पहला फीचर है, 2 or more components। सेकेंड, आपने बोला ये 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद मिक्सचर बनेगा, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। या दूसरी कंडीशन ये है कि जिनको आप मिला रहे हो ना, जो 2 और मोर लिखा है, जिनको आप मिक्स कर रहे हो, दे शुड बी केमिकली इनर्ट, दे शुड बी केमिकली इनर्ट विद ईच अदर, यानी उनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए सॉल्यूशन?
So there are two necessary conditions of a solution. First is it should be homogeneous. Second is the components should be chemically inert with each other. इसका मतलब ये होता है कि जिनको आप मिक्स कर रहे हो उनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज करो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सपोज करो बेटा मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें हमने वाटर लिया हुआ है. सपोज करो हमने एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है. ये वाटर है, ठीक है. इस वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हो एक सॉल्ट लाइक NaCl. आपने नमक घोल दिया और सपोज करो आपने घोला 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 चम्मच नमक घोला 1 टीस्पून. आप ये मान लो कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने वाटर ले रखा है, कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक घोला. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट जब उस वाटर में डिसॉल्व होता है, नमक घुल जाता है ना पानी में. हाँ भाई, नमक पानी में घुलता है नहीं घुलता? यस सर. Yes, sir. घुल जाता है. मेरा क्वेश्चन ये कि जब ये नमक पानी में घुल जाएगा तो क्या नमक नमक नहीं रहेगा? क्या ये नमक और पानी आपस में मिलकर के कोई नया कंपाउंड बना देंगे? क्या ऐसा होता है? नो सर. जब इस नमक को हम पानी में घोलते हैं, हम इस वाटर को और NaCl को मिक्स करते हैं, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या एक न्यू कंपाउंड बन रहा है? हाँ भाई, नो सर. टेल मी, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग. No, sir. रॉन्ग. बिल्कुल रॉन्ग. नमक घोलने में भी नमक है. आप नमक को चख के देखो, कभी चखा है नमक को आपने? यस सर. Yes, हाँ, sir. कैसा होता है? Yes, sir. साल्टी नेचर का होगा, सॉल्ट तरह का इसका नेचर होगा. आपको कुछ बेसिक तरह का सब्सटेंस लगेगा. इसकी और जो इसका स्मेल, इसका जो आप इसको टेस्ट लोगे तो कुछ बेसिक टेस्ट होगा. चलो जो भी टेस्ट है, आप उस नमक को पानी में घोल दो और पानी में घोलकर उस पानी को पियो. क्या इसका टेस्ट चेंज हो गया है? नो क्या वो सर. मीठा हो गया है? No, sir. नो सर, बिल्कुल नहीं हुआ. सॉल्ट का टेस्ट डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्ट का टेस्ट रहेगा. बस थोड़ा वाटर ऐड हो गया है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी उसकी जो टेस्टनेस है, लेकिन टेस्ट वही रहेगा. नमक घोलने से पहले भी नमक है और घोलने के बाद भी नमक है. अच्छा एक काम करो, आप एक कंटेनर में नमक को घोल दो, ठीक है, और अब इसका इवोपोरेशन कराओ. आप इस सॉल्यूशन का दोनों अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे. इवोपोरेशन में सारा पानी उठ जाएगा और कंटेनर में क्या बच जाएगा? Salt. 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 सॉल्ट का इवोपोरेशन होता ही नहीं. तो इसका मतलब यह है कि डिसॉल्व होने से पहले भी वो सॉल्ट है और डिसॉल्व होने के बाद भी वो सॉल्ट ही है. ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन सॉल्ट ने और वाटर ने आपस में कोई रिएक्शन कर लियो, सॉल्ट ने और वाटर ने रिएक्शन करके शुगर बना दिया हो. क्या सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन करके शुगर बना देते हैं? No, sir. नो, ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन करके शुगर बना देते हो. ऐसा नहीं है साहब. मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो भाई. Yes, sir. हाँ, ये बात आपको समझ में Yes, sir. सॉल्यूशन को डिफाइन करने में 2 कंडीशन होती हैं. सबसे पहली कंडीशन, इट शुड बी होमोजीनियस. और होमोजीनियस बोलते ही अपने आप समझ में आ जाता है कि पार्टिकल का जो साइज होगा 1 नैनोमीटर से कम होगा, क्योंकि अगर साइज 1 नैनोमीटर से कम ना होता तो फिर वो होमोजीनियस होता ही नहीं. इट शुड बी होमोजीनियस. एंड नंबर 2 कंडीशन, the component should be chemically inert with each other. There should be no chemical reaction between them. उनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. They should be chemically inert with each other. Such type of mixture is called solution. This is the definition of solution. So it's a homogeneous mixture of 2 or more components which are chemically inert with each other. Such a mixture is called solution. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो. यस सर. सॉल्यूशन में बेटा नोट करो, एरो करके स्मॉल b करके लिखो और एरो करके लिखो. ए होमोजेनियस मिक्सचर
रिपीट अगेन सर। सॉल्यूशन में लिखो बेटा एरो करके, सॉल्यूशन पहले स्मॉल बी करके हेडिंग लिखो सॉल्यूशन, और फिर एरो करके लिखो ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components, of two or more components which are chemically inert, which are chemically inert with each other, which are chemically inert with each other, which are chemically inert with each other, with each other. नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा स्मॉल सी करके कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से पहले एक वर्ड लिख दो बाइनरी सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, स्मॉल सी करके लिखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, कौन सा वर्ड लिखा है नया मैंने? अब बाइनरी। बाइनरी। अब एक नई चीज सुनने को देखने को मिल रही है आपको, बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? बाइनरी का मतलब हम ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी बोलते हैं जिसमें केवल दो कंपोनेंट है, हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स। तो ऐसा वाला सॉल्यूशन जिसमें केवल टू कंपोनेंट्स हो उसको मैं बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स, दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन, केवल दो कंपोनेंट होंगे। 3 हो जाते तो ट्राइनरी, 4 हो जाते तो क्वाटरनरी, और उससे भी ज्यादा हो जाए तो पॉलिनरी। बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पॉलिनरी, इस तरह के वर्ड यूज में लोगे आप सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसा वाला सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। 3 हो जाते तो ट्राइनरी, 4 हो जाते तो क्वाटरनरी, और हो जाए तो पॉलिनरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शिकंजी बनाना शुरू किया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ा सा आपने चीनी घोल दिया। अब अगर आप 1 गिलास पानी में चीनी घोल दोगे, अभी क्या है ये? बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पॉलिनरी, क्या है ये? बाइनरी। सर बाइनरी। उसमें आपने नींबू निचोड़ दिया, नींबू का रस निचोड़ दिया, अब ये क्या बन गया? बाइनरी। बाइनरी। थोड़ा सा नमक और घोल दिया, अब ये क्या बन गया? पॉली। ट्राइनरी। क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। और कुछ और एसेंस मिला दूं, कुछ और एसेंस मिला दूं, पॉलिनरी। पॉलिनरी। इट्स क्लियर? यस सर। ठीक है। अब एक बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होंगे? तो ये तो आपने सुन लिया कि बाइनरी कंपोनेंट्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। नाउ उनका नाम क्या क्या होता है, किस नेम से उनको बुलाते हैं? तो दे आर आइदर सॉल्वेंट, उनमें से एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड रिपीट सॉल्यूट। अगेन। एक बाइनरी कंपोनेंट का मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट हो, लेकिन उन 2 कंपोनेंट्स के अब हम नाम देंगे। तो क्या क्या नाम होते हैं उनके? उनमें से एक को हम बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब साहब ये सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, यानी जो ज्यादा अमाउंट में है, और सॉल्यूट हम उसको बोलेंगे जो लेस अमाउंट में है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोला, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोला, तो सॉल्वेंट कौन है? 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी। और सॉल्यूट क्या है? नमक। नमक। वो कम है, 1 चम्मच ही है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को घोला तो पानी हो गया सॉल्वेंट, नमक हो गया सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गई ये बात आपको? नाउ टेल मी, यस सर। आप सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो सॉल्वेंट को सॉल्यूट में ऐड करते हो या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं? सॉल्वेंट को सॉल्यूट को सॉल्वेंट सॉल्यूट को सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट को को सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक है, हमेशा कम वाले को ज्यादा वाले में डिसॉल्व करना है। तो वी हैव टू डिसॉल्व ए सॉल्यूट, वी हैव टू डिसॉल्व ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो बेटा आपने हेडिंग लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, एरो करके लिखो, एरो करके सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एरो करके लिखो कंपोनेंट्स ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, इसके बाद एरो करो और एरो करके लिखो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। फिर लाइन चेंज करके लिखो सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, सॉल्वेंट इज इन एक्सेस and solute is in less amount, and solute is in less amount। solvent excess में होता है और solute less amount में होता है। less amount में होता है। hence टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, जब आप एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हो, देन टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, देन ए सर्टेन अमाउंट, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in solvent। ये बात समझ में आ रही है कि आपको, कि आपको सॉल्यूट का एक सर्टेन अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है एक सॉल्यूशन को तैयार करते वक्त। आपने अभी अभी कहा था कि सर सॉल्यूट को घोलते हैं सॉल्वेंट के अंदर, हमेशा कम वाले को घोलते हैं ज्यादा वाले में, यानी सॉल्यूट को घोलेंगे सॉल्वेंट में। अब मेरे को क्या समझाना है? मुझे ये समझाना है कि आपने लिखा है कि साहब सॉल्वेंट में कुछ सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर दो और सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट घोल दो। तो ये जो वर्ड है ना अमाउंट, इसका मीनिंग क्या है? अमाउंट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट अमाउंट? मात्रा, सर मोल। ये बात आपको समझ में सर आई है? प्लीज रिपीट। सुन लो बेटा, अभी अभी आपने क्या बोला था कि जब सॉल्यूशन रेडी करते हैं तो हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट का थोड़ा सा अमाउंट घोलते हैं। लेकिन अब मुझे समझाना है कि अमाउंट का मीनिंग क्या है। अमाउंट का मीनिंग सुन लो बेटा, अमाउंट का मीनिंग मास हो सकता है, आप उसका मास घोल रहे हो। अमाउंट का मीनिंग वॉल्यूम भी हो सकता है, आप उसका वॉल्यूम घोल रहे हो। अमाउंट का मीनिंग मोल हो सकता है, आप उसका मोल घोल रहे हो। अमाउंट का मीनिंग ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकता है, आप उसका ग्राम इक्विवेलेंट घोल रहे हो। ये सब अमाउंट को शो करते हैं। अमाउंट मास में भी हो सकता है, जैसे 10 ग्राम सॉल्यूट। अमाउंट वॉल्यूम में भी हो सकता है, जैसे 10 ml, 10 ml। अमाउंट को मोल में भी कह सकता हूं मैं, 10 मोल सॉल्यूट। और अमाउंट को ग्राम इक्विवेलेंट में भी कह सकता हूं, 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट का मतलब हमेशा ग्राम नहीं होता, या अमाउंट का मतलब हमेशा मिलीलीटर भी नहीं होता, या अमाउंट का मतलब हमेशा मोल भी नहीं होता। अमाउंट का मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। आप सॉल्वेंट में
सॉल्यूट का मास घोल सकते हो, आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट का वॉल्यूम घोल सकते हो, आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स को घोल सकते हो, और आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को भी घोल सकते हो। अब आ रही चीजें, और बड़ी खतरनाक चीजें आएंगी अभी ये केमिस्ट्री की। सो रेगुलर क्लास लेनी है, छुट्टी कोई करनी नहीं है, करनी ही नहीं छुट्टी, तो आप कुछ भी हो जाए चाहे। तो अब जो चीजें चलेंगी, जो टॉपिक चलेंगे, वो बहुत खतरनाक टॉपिक चलेंगे केमिस्ट्री के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स। तो छुट्टी नहीं करनी है किसी भी तरीके से आपको। तो सुन लो बेटा, अभी अभी आपने कहा कि साहब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो क्या घोलते हो? कोई अमाउंट घोलते हो, तो अमाउंट क्या है? क्या समझो इस अमाउंट का मतलब? क्या मैं 10 ग्राम घोल दूं, या 10 मिलीलीटर घोलने की बात कर रहा हूं, या 10 मोल घोलने की बात कर रहा हूं, या 10 ग्राम इक्विवेलेंट घोलने की बात कर रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? तो सुन लो बेटा, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अमाउंट कैन बी मास, अमाउंट कैन बी वॉल्यूम, अमाउंट कैन बी मोल, और अमाउंट कैन बी ग्राम इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक Yes, है। sir. आप सुन लो, आप जिस तरह का अमाउंट काम में लेते हो, आप इनमें से जिस भी तरह का अमाउंट काम में लोगे, उस बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और आप लोग कितनी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हो, उनके नाम बता देता हूं मैं आपको आज। कौन कौन सी टर्म्स आप पढ़ोगे? सबसे पहला टर्म जो आप पढ़ोगे, उसको मैं बोलूंगा बेटा मास परसेंटेज। ये फर्स्ट टर्म होगा, मास परसेंटेज। सेकेंड टर्म का नाम बोल रहा हूं मैं, इट इज वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे आप, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड टर्म का नाम पढ़ोगे आप, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। चौथा टर्म आप पढ़ोगे मोलरिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पांचवा टर्म आप पढ़ोगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ये सब टर्म्स पढ़ोगे अब आप, अगले 5, 7, 10 दिन तक यही चलेगा। उसके बाद आप पढ़ोगे मोलैलिटी, MOLALITY, स्पेलिंग का फर्क है। दैट इज MOLARITY, दैट इज MOLALITY, इट्स मोलैलिटी। नेक्स्ट आप पढ़ोगे बेटा इसमें PPM। तो जानता है PPM का फुल फॉर्म क्या है? Can you tell me the full form of PPM? Full form of PPM is parts per million. क्या होता है PPM का फुल फॉर्म? क्या होता है बेटा? Per million. Parts per million. Parts Parts per million. उसके बाद इसी तरह के एक टर्म आता है PPB। पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, उसको बिलियन बोलूंगा, पार्ट्स पर बिलियन। नाइन्थ टर्म का नाम आएगा मोल फ्रैक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन। और एक 10th टर्म और है, जिसको आजकल हम लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि वो मोलरिटी के अंदर ही आ जाता है, लेकिन उसका नाम बता देता हूं, दैट इज फॉर्मेलिटी। इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, जिसको आजकल हम डिस्कस अलग से नहीं करते क्योंकि वो मोलरिटी का ही एक पार्ट है, फॉर्मेलिटी। ऐसी टोटल 10 टर्म पढ़ोगे अब आप, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। इन सब के सिंबल देख लो, इन सबको हम शॉर्टकट में किस सिंबल से शो करते हैं? तो सुन लो बेटा, मास परसेंटेज का मतलब होता है, इसको किस सिंबल से शो करते हैं? इसको हम बोलते हैं, पहले तो परसेंटेज लगाते हैं और फिर लिखते हैं W/W। यहाँ W का मतलब वेट है, यह W का मतलब वेट है। वेट को हम
मास भी कह सकते हैं केमिस्ट्री में। वेट कहना या मास कहना अपने लिए एक ही बात है। वॉल्यूम परसेंटेज का सिंबल क्या लेंगे हम? इसका सिंबल लेंगे, परसेंटेज लगाएंगे और V अपॉन V। V का मतलब वॉल्यूम। मास वॉल्यूम परसेंटेज का सिंबल क्या लेंगे? इसको भी परसेंटेज लगाएंगे और हम लिखेंगे W अपॉन V। W शो करेगा मास को और V शो करेगा वॉल्यूम को। जो मोलरिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंबल क्या लेंगे हम? कैपिटल M। इट इज मोलरिटी। जो नॉर्मेलिटी है दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलेंगे कैपिटल N। दिस इज नॉर्मेलिटी। जो मोलरिटी है इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे स्मॉल m। ppm को ppm ही लिखेंगे, ppb को ppb ही लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन को x लिखेंगे, इट इज x। और फॉर्मेलिटी जो होता है उसको लिखते हैं कैपिटल F। ये इन सबके सिंबल है। तो दोबारा देख लो क्या होता है मास परसेंटेज। आप लोग बोलते जाओ। मास परसेंटेज का सिंबल W upon W. परसेंटेज बोलो, परसेंटेज परसेंटेज W अपॉन W। इन वॉल्यूम परसेंटेज परसेंटेज V अपॉन V W। upon V. V upon V। नाउ मास वॉल्यूम परसेंटेज Percentage Percentage W W upon V. स्मॉलरिटी Capital M। M. नॉर्मेलिटी Capital N. मोलरिटी Small स्मॉल M. n। पार्ट्स पर मिलियन को पार्ट्स पर मिलियन ही बोलेंगे, पीपीबी को पीपी ही बोलेंगे। नाउ मोल फ्रैक्शन X। Capital X. X. एंड फॉर्मेलिटी। कैपिटल F। Capital F. Capital F. How many concentration terms you have to be discussed? 10. 10. What are their name? First is मास परसेंटेज, Mass percentage. वॉल्यूम Volume. परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, पार्ट्स मोलैरिटी, पर ppm, मिलियन, पार्ट्स ppb, पर मोल फ्रैक्शन, मिलियन, मोल फॉर्मेलिटी। फ्रैक्शन, parts फॉर्मेलिटी। per billion, ppb का full form parts per billion, next is mole fraction and finally formality. Is it clear? Yes, sir. कोई छुट्टी नहीं Yes, करोगे? sir. कोई छुट्टी नहीं करनी है। ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा और सारा मैथमेटिकल है इसके अंदर, तो कोई छुट्टी नहीं करनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कल Yes, sir. बढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू सो मच। बाय।